ऑनलाइन क्लास हम वर्कशीट 2 सॉल्व कर रहे हैं, सभी वर्कशीट 2 का डॉक्यूमेंट निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज। सही है गलत? इनकरेक्ट है करेक्ट है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r²। तो इससे पता लगता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के डायरेक्टली होती है। गलत नहीं है। सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन वेयर द पोटेंशियल इज 0। जहां पे पोटेंशियल 0 होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है। एक्सप्लेनेशन तैयार रखना, अभी तुम बताओगे किसके एक्सप्लेनेशन। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ मेजर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। कौन सा फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू F/Q। तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट बिल्कुल सही है। कौन सा गलत माना जाएगा? सेकंड। ऐसा नहीं होता सर कि पोटेंशियल 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। देखो ये इतनी सी डेरिवेशन है 2-3 लाइन की, लेकिन आ रखे 3 मार्क्स में। An electric dipole is held in a uniform electric field E such that its axes make an angle theta. Okay, सुनिए। An electric dipole is held in a uniform electric field E such that its axes make an angle theta with electric field. Show that the dipole does not undergo any translatory motion. एक तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे कि इससे क्या मतलब है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये कैसे शो करना है। Hence derive an expression for the torque acting on it and specify direction. तो टॉर्क तो सबको पता होगा, डेरिवेशन कौन सी है? क्या एक्सप्रेशन आएगा इसका? टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। वो तो हो जाएगा। जो ये पूछ रखा है शो दैट डाइपोल डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें क्या करना है? वो जो हम एक लाइन लिखा करते थे कि लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज QE प्लस माइनस QE और इसके नीचे आता था 0। ये हमें इस बात का सबूत देता है कि यार यहाँ पर ट्रांसलेटरी फोर्स कितना आ रहा है? 0। इसके नीचे आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि हेंस डाइपोल डज नॉट अंडरगो ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर आप लाइन ना भी लिखे बट अगर आपके डेरिवेशन में ये वाला स्टेप इन्वॉल्व है प्रॉपरली कि F इज इक्वल टू 0, तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि हाँ हाफ नंबर यहाँ पे पूरा मिलेगा। बट अगर कोई सोच रहा है कि यार इसको लिखना क्या है, मैं डायरेक्ट टर्न नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन को बताना पड़ता है कि क्यों नहीं हुआ। उसके बाद हम बोलते हैं कि टॉर्क मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 नंबर की डेरिवेशन है, 1 नंबर का इसका स्पेशल केस है, ये जो पूछ रखा है। अ डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि वो कभी भी पहली लाइन पे ध्यान देते नहीं है और सीधा फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्होंने खुद किया होगा वो समझ पाएंगे, जिन्होंने गूगल कॉपी पेस्ट उनको नहीं समझ आएगा। अ डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180-90। चैप्टर 2 में हमने एक फॉर्मूला किया था पोटेंशियल एनर्जी का, -PE cos θ2 माइनस cos θ1। तभी मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत बार आता है। अब ये हमसे वर्क डन मान रहा है तो मैं इसको वर्क के फॉर्म में निकालूंगा। क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा कितना पुट करना है? 180। और दूसरा क्या पुट करना है? तो किसको θ1 और θ2 क्या क्या है? θ1 की जगह पे क्या रखोगे? 90 और θ2। यही तो बात है, समझा ही गलत, समझ कहां से आएगा? क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है अ डाइपोल इज अलाइन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पहले से ही अलाइन है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है θ1। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो θ1 कितना होता है? 0। अब जाके क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। जल्दी से पुट करके बताओ W क्या आ रहा है? नया पेज निकालो सारे, वहां तो कॉपी पेस्ट अब सॉल्व करते हुए पता लगेगा मैथ्स कैसे। जल्दी बताओ, छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा। θ1 की जगह पर 0 डिग्री पुट करो, ऑनलाइन क्लास एज वेल। θ2 की जगह पर 180 पुट करो, आंसर बताओ। -2P नहीं, गलत है। 2PE आएगा। कैसे आएगा? ये बनेगा W इज इक्वल टू -PE। इधर ध्यान दो भाई। θ2 कितना है? cos 180। θ1 कितना है? cos 0। तो आपके पास क्या बन जाएगा? व्हाट इज cos 180? लास्ट में से बताओ।
कार्तिक कॉस्मेटिक कितना होता है बेटा? नॉन मेडिकल है कि मेडिकल है? कार्तिक तो तुम्हारा नाम है। नॉन मेडिकल है कि मेडिकल है? बताओ। कॉस 180। नेक्स्ट -1, यहाँ ध्यान दो, कॉस 180 -1। कॉस 0 कितना होता है? ये कौन बैठा हुआ है? अंश। कॉस 0, कॉस 0 0, कॉस 0 1। मैथ्स पे ध्यान दो भैया। तो ये क्या बनेगा? -PE, और ये बना -2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो वर्क डन कितना आया? ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट करो। सेकंड पार्ट, W इज इक्वल टू -PE। θ2 कितना है? cos 90, और θ1 कितना है? 0। cos 90 राशि कितना होता है? cos 90 0। यहाँ जरा दिमाग सारे ऑन रखो भैया। क्या मतलब है पता नहीं, जब बता दिया है फिर पूछा जा रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर पूरे। अगला क्वेश्चन देखो, MCQ। अरे ऑनलाइन क्लास को समझ आए? ठीक है। इसके बाद है अ चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सवाल है कि अगर आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस R है, उसके अंदर चार्ज Q है। इस कमरे को स्फीयर की शेप में मान लो, और इस कमरे के सेंटर में चार्ज रखा हुआ है Q। अब अगर इस कमरे की रेडियस को, स्फीयर की रेडियस को डबल करते हैं ठाकुर, तो रेडियस को डबल करने से फ्लक्स कितने टाइम्स हो जाएगा और क्यों? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसकी। तुम बोलो पहले क्या होगा? बिकम्स 4 टाइम्स, रिमेन सेम, बिकम हाफ, या बिकम ट्वाइस। स्फीयर के साइज को डबल करने से फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? वेल डन, बहुत ही बढ़िया सर। क्योंकि अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें, गॉस लॉ था फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। इसमें रेडियस कहाँ आ रहा है? कभी भी फ्लक्स जो है वो साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है। आप रेडियस को 10 गुना करो चाहे 100 गुना, लेकिन अगर आप मुझे कहते कि चार्ज को डबल किया तब तो बात थी। लेकिन क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे रेडियस आ रही है? नहीं। तो उसका रीजन अपने दिमाग में रख लेना, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो उसका रीजन क्या लिखोगे? साइड में लिखो, जिन्होंने सीधा टिक लगा रखा है वो लिखो, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ लिखो फाई only depends on Q and it is independent of size of sphere। साइज के बदलने से फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस किस का सही था? जिनको लॉजिक भी सही था। ठीक है। ऑनलाइन अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना। अब जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में एक ना एक सेट में हमेशा दिखता ही दिखता है। ठीक है, और हर टीचर इसको न्यूमेरिकल में कंसीडर करता है। ये जो पहला पार्ट है ना, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। प्रदीप सिंह धोनी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चैप्टर 1 पूरा करा दिया है, टेस्ट हो गया है, नंबर 8 आ गए, लेकिन ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इसका मतलब है नंबर ऐसे ही आ रखे हैं इधर उधर से देख के। बोलो हर्ष, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा हूं मैं। गॉस थ्योरम के लॉ से पहले मिलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। गलत जगह देख ली तुमने। गर्ल्स में से बोलो इधर से कोई, फर्स्ट रो में से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the number of electric field lines passing through a closed surface is called electric flux। जिसने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। फाई के फॉर्मूले को लिखते हैं, फॉर्मूला आता था E डॉट ds। हाँ या ना? yes, sir। यार इसके ऊपर भी वेक्टर है, इसके ऊपर भी वेक्टर है। कहीं देखा अभी तक फ्लक्स के ऊपर वेक्टर लगाया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट याद हो तो वो भी ऐसे ही हुआ करते थे। yes, जैसे अगर वर्क का फॉर्मूला लिखना हो F डॉट S, लेकिन आंसर क्या आएगा? वर्क।
जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही आए। 11वीं क्लास ने ही तो सिखाया था, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर आता है तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और एक और था, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही आता है उसको बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें आएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखा, इतना बेसिक क्वेश्चन, बट फिर भी आधे बच्चे कंफ्यूज थे कि वेक्टर है। याद रखो कि जब वेक्टर लगाया नहीं तो मानो भी मत, फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, लिखो स्केलर क्वांटिटी। यहां तक तो सभी क्वेश्चन संभाल लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल। अ पॉइंट चार्ज Q is kept at a distance of d/2 above the center of a square of side small d. Use Gauss law to obtain expression for electric flux through the square. Okay. If the point charge is now moved to a point, जो बातें कर रहा है ना, अगर क्वेश्चन ना समझा पाए बाहर निकालूंगा अभी। If the point charge is now moved to a point at a distance d from the center of a square and side of the square is doubled, explain how electric flux through the square will be affected. क्वेश्चन, अब सुनो मेरी बात। इस कमरे को, जो आपके रूम है, जो ऑनलाइन क्लास, अपने कमरे को एक क्यूब की शेप में मानो। कितने फेज होते हैं क्यूब के पास? 6। 1 2 3 4 5 6। अब 6 फेज में से जो भी आपके ऊपर ही, सिर्फ जिसके ऊपर आप बैठे हैं, जिसके ऊपर आप खड़े हैं, उस वाले फेज को इमेजिन करो। अरे क्यूब कितने स्क्वायर को मिला के बनता है? बोलो, 6 स्क्वायर को मिला के बनता है ना। नीचे वाले स्क्वायर को इमेजिन करो और बाकी सारे हटा दो कि ये दीवार नहीं है, ये दीवार नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है और हम आराम से सिर्फ एक इसके ऊपर बैठे हैं। ठीक है, इमेजिन कर पा। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? ध्यान देना, अभी समझा रहा हूँ, पूछूंगा तुमसे, होश में रहना। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है? डी। डी है, एल लिखा है, डी। ये वाली साइड कितनी होगी? बोलो, डी। ये वाली साइड कितनी होगी? डी। और अगर ये लेके भी चलते क्यूब, ये भी साइड कितनी होगी? डी। ध्यान देना, ये साइड कितनी होगी? डी। इसका हाफ कहाँ जाएगा? सेंटर में। तो ये रहा दीवार का हाफ, तो कहाँ पे रखना है? इस स्क्वायर के सेंटर पे। तो इस स्क्वायर का सेंटर कहाँ पे? जहाँ पे ऋषि बैठा हुआ है या फिर जहाँ पे वो सेंटर वाला पंखा है। तो d/2 कहाँ आएगा? बोलो। अरे यहां से लेके ये पूरा कितना है? d। इसका आधा कहाँ होगा? यहाँ पे आएगा। तो लगभग यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। सबको समझ आता है? अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कमरा, इस कमरे में सिर्फ नीचे का स्क्वायर और उस स्क्वायर से d हाफ डिस्टेंस पे कौन बैठा है? एक चार्ज। उस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर पे फ्लक्स कितना होगा? उस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर पे फ्लक्स, हम नहीं है इस कमरे में। इस कमरे में ये 5 जो हिस्से हैं, ये 5 स्क्वायर हटा दो। बाहर से देखने पे ये एक चेस के ग्राउंड की तरह लगता है, हवा में उड़ रहा है बिल्कुल सिर्फ एक, और उसकी d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है। उस चार्ज का कितना फ्लक्स इस हिस्से में से पास होगा? बस ये बता दो। बोलो, देख के बोलोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, खोपड़ी लगाओगे ना तो बता पाओगे। ये बात याद रखना। रीजन बताओ। वैद्य का कहना है 1/6। बोलो, वेरी गुड। कई बच्चे इस बात का, जो देखो मैक्सिमम बच्चे कर के आ रखे हैं तो लॉजिक लगा पा रहे हैं, बट अगर किसी ने क्वेश्चन खुद से करा होता तो उसके दिमाग में पहली बार आंसर पता क्या आएगा? चार्ज है phi is equal to Q/ε0, खत्म। इससे आगे नहीं सोच पाएगा। अब सवाल ये है, आज जब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था वहां पे भी बच्चों ने, जिन्होंने नहीं कर रखी थी वर्कशीट की, सिर्फ Q/ε0 कि भाई सारा का सारा फ्लक्स चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी क्यूब मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में तो खाली स्क्वायर मेंशन है। फिर उनसे एक सवाल किया गया मेरे द्वारा कि भाई मान ले जो चार्ज है उसको तू बल्ब मान के चल। अगर इस कमरे के सेंटर में यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, क्या उस बल्ब की सारी रोशनी सिर्फ नीचे वाले स्क्वायर में जा रही है? बोलो, या चारों तरफ जा रही है? इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी। इतनी सारी रोशनी में से जो चारों तरफ रोशनी जा रही है उसका सिर्फ कुछ हिस्सा है जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आती है? पहले निकाल लेते हैं कि चारों तरफ जाएगी कितनी। अब 4 इन द सेंस 6 की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, जो हमने दूर दीवारों को फेंक दिया था उनको दोबारा लगा लो। कितने स्क्वायर खड़े हो गए? 6। क्या बन गया? क्यूब। अगर ये कमरा एक क्यूब है और इस कमरे के सेंटर में चार्ज रखा होता तो अब कितना फ्लक्स बनता? अच्छा, अब तो कोई भेदभाव नहीं है। अगर पूरा का पूरा क्यूब है सर, अगर क्यूब पूरा है, उसके सेंटर में है, बल्ब की रोशनी हर दीवार पर बराबर पड़ेगी और वो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा Q/ε0। किस पे? 6 के 6 को मिला के तो ये बनेगा। पूछा कितने से है? 6 से या 1 से? अब बता दो, लगाओ कॉमन सेंस।
कितना बनेगा? अरे एक पूरे का एक बंदे को कितना हिस्सा मिलेगा? अगर 6 बंदों का हिस्सा मिला के ये बनता है तो एक बंदे का हिस्सा कितना होगा? आता है सबको इतना करना, 1/6। तो आपके पास बनेगा ये। अरे भाई एक पिज्जा को 4 बंदों में बांटना है तो हर बंदे को पूरे पिज्जे का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे कितने बंदे हैं? 6 बंदे हैं। तो नीचे वाले स्क्वायर में से जाएगा Q/6 किस किस का। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग लेवल चलता है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का? कौन समझाएगा? ऋषि सेकंड पार्ट समझाओ क्वेश्चन का। बहुत कम बच्चे सेकंड पार्ट को सही समझ पाते हैं। अभी पता लग जाएगा तुम्हारी इंग्लिश के हिंदी ट्रांसलेशन कैसी है। बोलो ऋषि बेटा। सुनो भाई, पहले वो पॉइंट कहाँ था? मैं दीवार इसलिए बोल रहा हूँ, इमेजिन करना आसान होता है। ये दीवार डी थी, पहले कहाँ था? D/2। अब वो कह रहा है कि चार्ज को डी तक ले जाओ। तो चार्ज कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कोने पे दिख रहा है ना। ऐसे जहां पे पंखा ऊपर खूट में लगा हुआ है वहां पे रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ एक ट्विस्ट है। क्या? और क्या मतलब है? बोलो। उसने कहा डी डबल कर दिया तो चार्ज दोबारा कहाँ आ गया? क्या बोल रहा हूं मैं? पहले मैं चार्ज को वहां तक लेके गया और ये लेंथ कितनी थी? डी। साइज डबल कर दिया, मतलब जितनी लेंथ थी इस कमरे की, इसकी डबल हो गई। तो ये कमरा इसी का अगर डबल हो जाए तो चार्ज दोबारा कहाँ आ गया? दोबारा। गेम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरे भाई। ऑनलाइन क्लास को समझ आ रहे? न्यूमेरिकल इसी में ही है। अपॉइंट चार्ज। नया पेज निकालो सारे। ये जो पहले कर क्या रखे हैं बंद करो, जहाँ पे पहले कर रखा है नया पेज निकालो सभी। आंसर देख रहे हो फिर धड़ाधड़ यहाँ पे जवाब दे रहे हो। A point charge 25 microcoulomb is located at this. Okay. एक पॉइंट चार्ज 25 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट 0 0 इन XY प्लेन। ध्यान देंगे सभी। ये है 0 0। समझो पहले यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है? 25। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3,4। कैसे निकालते हैं 3,4? एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे? 3। वाई पे कितना चलेंगे? 4। और जहां पे दोनों आगे मीट करेंगे उस वाले पॉइंट पे निकालना है। आते हैं ना कोऑर्डिनेट बनाने सबको। तो ये वाला कोऑर्डिनेट बैठा 3,4। अब मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पे चार्ज है और इस वाले डिस्टेंस पे आपको पता करनी है फील्ड। तो क्या हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए? हाँ है ना। अब क्या आप डिस्टेंस निकालना जानते हैं? ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी थी? 3। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ये कितना है? अगर आपको पता लग जाए कि यार बेस 3 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 4 है, क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं? कौन सी थ्योरम से? और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। KQ/R। तुम्हारा काम है निकालना। K का वैल्यू क्या होता है? चार्ज कितना है? माइक्रो कितना होता है? जल्दी R निकालो, सॉल्व करके आंसर बताओ। 9 10 की पावर 7। और कोई रेजोरेंट जिनका आंसर 9 10 की पावर 7? कैसे आया? अच्छा आधे बच्चे गायब हैं। ये 5 कैसे निकाल रहे इतने सारे? अबे पाइथागोरस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? सेंटीमीटर को मीटर। अब आधे बच्चों को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता। ध्यान दे लो। 5 × 10 की पावर -2 आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल। 9 में से 2 गए 7। 9 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। खत्म। फर्स्ट पार्ट। साइलेंट करो ये फोन। सेकंड पार्ट, एंगल। देखो क्वेश्चन में लिखा है एंगल द फील्ड मेक्स विद एक्स एक्सिस। जो एंगल फील्ड एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, एंगल ये वाला बनाएगी, थीटा आपको निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे? सेकंड पार्ट, एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस। तो जब भी रिजल्टेंट का एंगल निकालते हैं, अरे पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो में सिखाया था यार रिजल्टेंट निकालने के लिए, tan थीटा। क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है?
हाइपोटेनस अपॉन क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, बोलो तुम। टेन थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर? अबे चुप, ये ऑनलाइन वाले, अरे पूछो उन लोगों से। सही बोला, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या, पी अपॉन बी। अरे भाई तुम लोगों को तीनों को दिक्कत, तो बार बार पीछे क्यों मुड़ रहा है? तूने थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं खाना है, मैं घुमा दूंगा, मैं यहाँ ध्यान दे लो बोर्ड पे 1 घंटे के लिए, पीछे कोई बात नहीं। चल बता, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूं? ये तभी कान पे लगते हैं। बेस क्या है, मैंने तुमको समझा रखा है ना, आगे बैठना ठीक से, मैं लगा दूंगा थप्पड़ खींच के। बोल भाई बेस क्या है? तो भाई 5 कहाँ से ये कौन सा टेढ़ा बेस खड़ा हो रहा है यार, मैं हैरान है यार। जहां थीटा यार, क्या तुम लोगों पे कितनी मेहनत कर लो, गधों वाली बातें करते हो। 4/3 तो थीटा क्या बनेगा? आता है यूनिवर्सिटी में, अच्छा सॉल्व करने में बैठ जाना तो थीटा निकाल देना। थीटा इज इक्वल टू ये बनेगा ऑनलाइन क्लास। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कंसिडर 3 metallic sphere A, B and C, each of radius r. Each shell is having a concentric metal ball of radius r by 10. Next page पे। The spherical shell A, B and C are given charges this. Inner metal ball are also given charges this. Compare the magnitude of electric field due to A, B, C at distance 3r. ये है 3 नंबर के हिसाब से, और अगला है 2। 5 नंबर में दोनों न्यूमेरिकल आ रखे हैं। बताओ जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। हमारे पास 3 स्फीयर है, बताते रहना अभी। ये ए बी सी, तो बताओ तीनों का रेडियस तो सेम है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन इन तीनों के अंदर एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस कितना है, r/10। मतलब तीनों के अंदर एक छोटी छोटी सी बॉल है, इसकी रेडियस कितनी है, r/10। तीनों को हमने चार्ज कितना दिया हुआ है, इसको चार्ज कितना मिला है, 6Q, इसको 4Q, इसको अंदर वाले को भी चार्ज दिया हुआ है, इसको कितना दिया हुआ है, -2Q, इसको 8Q, और इसको, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 3r डिस्टेंस पे इनके सेंटर से। कैसे करेंगे, देखो सभी मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ी बात नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कि E का फॉर्मूला होता है KQ/r²। R हमको दिया हुआ है कि R की जगह 3r पुट करना है, बात बन जाएगी। दिक्कत है कि मेरे को चार्ज निकालना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे निकालते हैं, अब मेरी बात सुनो। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर यहाँ पर है और एक कंडक्टर यहाँ पर है, ये एक मेटल रोड है, इसका टेम्परेचर 100 है और इसका टेम्परेचर 20 है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई से लो या लो से हाई टू लो। कब तक फ्लो करती है, बात खत्म। एक के पास ज़्यादा चार्ज हो सकता है, एक के पास कम चार्ज हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर होंगे ना। कब तक, जब तक कि दोनों पे क्या ना आ जाए, बैलेंस। तो मुझे ये पता करना है कि इस वाले स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है। कर लेते हैं। अगर मैं पहले स्फीयर पर नेट चार्ज निकालूं, नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, पहला कितना लिखा हुआ है 6Q, कितना है 2Q। एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 6 में से 2 गए, क्या बचेगा, 4, कितना बचेगा। तो इस पर जो नेट चार्ज बचा वो कितना बचा, 2Q। अब मेरा काम आसान हो जाएगा फिल्टर निकालना, इस पे भी निकाल लो। अगर आप दूसरे वाले पर भी नेट चार्ज निकालते हैं, बोलो -4Q, अगला +8Q/2। 8 में से 4 गए, 4, दोबारा से कितना आ गया। चलो मेरा काम और आसान हो गया, दोनों पे फील्ड सेम आएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीसरे पे ट्राई कर लेते हैं। And when we calculate the net charge on the third one, this will be -2Q + 14Q/2। 14 में से 10 गए, 4, कौन है, तीनों पे सेम आया। तो आप लिखोगे कि यार ये तो काम बढ़िया होगा, जितना चार्ज A पर है, जितना चार्ज B पर है, उतना ही चार्ज किस पर है, C पर। अगर चार्ज सेम है क्या फील्ड भी सेम आएगी। तो इसका मतलब है फील्ड, चलो अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ EA = फील्ड सेम पता है ना क्यों आ रही है, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी। क्या डिस्टेंस है, चार्ज कितना है, K Q, डिस्टेंस कितने पे निकालना है, 3r पे।
तो 3r, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है, ये बनेगी के क्यू अपॉन 9r², 2 नंबर। पी बाई क्यू 17 देखेंगे सभी। 2 चार्जेस माइनस क्यू, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तैयार हो भी समझाने के लिए। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। प्रत्युष क्वेश्चन समझाओ। सुनो भाई सारे, माइनस की फील्ड कहाँ होते हैं, बाहर को कि अंदर को? तो माइनस वाला इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये भी माइनस का है तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस तो सारे बराबर होंगे। अब डिस्टेंस बराबर है तो फील्ड भी बराबर आएगी। जब दो फील्ड बराबर आ जाती है तो अगर एक यहाँ लग रही है एक यहाँ, तो रिजल्टेंट कहाँ लगता है? बीच में। ये रिजल्टेंट टच करता हुआ किससे जाएगा? एम से। तो रिजल्टेंट गया सी से लेके किसकी तरफ? एम। आंसर क्या होगा? सी एम। कौन सा ऑप्शन? ये बनाओ फिगर साइड में। देखो भाई, दोनों बच्चों ने सही समझाया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम क्या है भाई? ए और बी, साइड कितनी है? एल। अब जो बाकी बच्चे आंसर के लिए तैयार है ना, लॉजिक दोगे आप। दो आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैग्नीट्यूड पी पर जो भी होगा भैया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? ई। अब हम इस तीसरे पॉइंट पी पर एक स्फीयर को लेकर के आते हैं। कैसा स्फीयर लेकर आए हम एक होलो स्फीयर को लेकर आए, लेकिन ये लेंथ एल है, लेंथ एल है, लेंथ एल। इसका जो रेडियस है वो l/4 है। तो आपको बताना है स्फीयर के आने की वजह से, जिसका रेडियस l/4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। जिनको लगता है कि स्फीयर आने से फील्ड बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस, वो पहला बोल सकते हैं ग्रेटर देन ई। जिनको लगता है फील्ड सेम रहेगी वो ई बोल सकते हैं। जिनको लगता है हाफ हो जानी चाहिए क्योंकि ये एल है, l/4 है तो फर्क पड़ सकता है। जिनको लगता है जीरो वो जीरो बोल सकते हैं। बट आपको लॉजिक देना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। जीरो क्यों? बात खत्म। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। एक होलो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है और यहाँ लिखा हुआ है होलो स्फीयर, तो भैया इस स्फीयर को आप ले आओ चाहे ना लेकर आओ, चाहे रेडियस l/4 हो चाहे l/100, लेकिन अगर ये होलो है तो फील्ड जीरो होगी। फील्ड पे क्या हो जाएगा? एक होलो स्फीयर के अंदर फील्ड कितनी होती है? जीरो। तो किस पे टिक लगेगा? जीरो पर। लगाओ जीरो पे टिक। कितने बच्चों का सही था? वेरी गुड सारे।